क्या आप जानते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी वीरांगना की मौत महज एक युद्ध का अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसे अंग्रेज भी सुलझा नहीं पाए। 18 जून 1858 ग्वालियर का मैदान, हर तरफ ब्रिटिश गोलियों की गूंज और एक अकेली स्त्री जो मौत के सामने भी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। कहा जाता है कि जब वो घोड़े से गिरी तो उनके शरीर से इतना खून बह चुका था कि मौत सामने खड़ी थी, लेकिन रानी ने अपने सैनिकों को एक आखिरी अजीब सा आदेश दिया, मेरा शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। आखिर उस मंदिर में उस दिन ऐसा क्या हुआ कि चिता की लपटों के अलावा वहाँ कुछ नहीं बचा? क्या रानी लक्ष्मीबाई ने खुद को मिटा लिया था, या ये उनके जाबाज सैनिकों का कोई मास्टर स्ट्राइक था? आज की इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों से वो सच निकालेंगे जो शायद अब तक आपसे छिपाया गया। चलिए उस अंतिम रण क्षेत्र में चलते हैं जहाँ मौत भी वीरांगना के सामने झुक गई थी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आखिरी पन्ने आपकी रूह कपा देंगे। काशी की पवित्र गंगा की लहरें सदियों से अनगिनत कहानियों की साक्षी रही हैं, लेकिन 19 नवंबर 1828 की वो सुबह कुछ अलग थी। 80 घाट की शांत फिजाओं के बीच मोरोपंत तांबे के घर में एक नन्ही किलकारी गूंजी। घर का नामकरण हुआ मणिकर्णिका। कोई नहीं जानता था कि ये नन्ही सी बच्ची, जिसे प्यार से मनु बुलाया जाएगा, एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगी। मनु का बचपन साधारण बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों के पीछे भागते थे, मनु तब घोड़ों की लगाम थामना सीख रही थी। उसके पिता मोरोपंत, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के विश्वास पात्र थे, उसे राजकुमारों के साथ घुड़सवारी और शस्त्र विद्या के गुर सिखाते थे। मनु की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो डरना नहीं बल्कि जीतना जानती थी। मनु का बचपन का जीवन केवल महलों और गलियारों में नहीं बीता, बल्कि उसने गंगा के किनारों पर, मंदिरों की सीढ़ियों पर और अखाड़ों की मिट्टी में अपना व्यक्तित्व गढ़ा। वो कोई गुड़िया से खेलने वाली लड़की नहीं थी। उसने बचपन में ही तलवारों की धार और तीरों की अचूकता को अपना खेल बना लिया था। उसे छबीली कहा जाता था, न केवल उसकी सुंदरता के कारण बल्कि उसकी चपलता और बेबाक अंदाज के कारण। उस समय के समाज में जहाँ लड़कियों को केवल 4 दीवारी तक सीमित रहना था, मनु का हाथ में नंगी तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर निकल जाना अपने आप में एक क्रांति थी। उसके पिता मोरोपंत ने उसे केवल एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह पाला। जब मनु 4 साल की थी तब उनकी माता भागीरथी सप्रे का देहांत हो गया। इस दुखद घड़ी ने मनु को समय से पहले परिपक्व बना दिया। माँ की कमी को उसने कभी आंसुओं में नहीं खोया, बल्कि उस कमी को अपने भीतर एक जिद में बदल लिया। वो अक्सर पेशवा के दरबार में जाती, जहाँ उसने बड़े बड़े सरदारों को चर्चा करते सुना, कैसे अंग्रेज धीरे धीरे हिंदुस्तान के राज्यों को अपने जाल में फंसा रहे थे। मनु की एक खास आदत थी, वो घंटों बैठकर गंगा की लहरों को देखती रहती थी। शायद वो उन लहरों में भारत का भविष्य देख रही थी। एक बार उसने अपने गुरु से पूछा, क्या तलवार केवल शरीर काटने के लिए होती है? गुरु ने उत्तर दिया, नहीं मनु, तलवार तो अन्याय के सीने को चीरकर न्याय का मार्ग प्रशस्त करती है। उस दिन के बाद तलवार मनु के हाथ का हिस्सा बन गई। उसने केवल वार करना नहीं सीखा, बल्कि युद्ध की व्यूह रचना को भी समझा। मनु की किशोरावस्था का हर दिन एक प्रशिक्षण था। उसने घुड़सवारी में इतनी महारत हासिल की थी कि हवा भी उसके साथ दौड़ती महसूस होती थी। उसके साथी उसे एक लड़की के रूप में नहीं बल्कि अपने बीच के सबसे कुशल सिपाही के रूप में देखते थे। वो बचपन की ही वो नींव थी जिसने उसे भविष्य की उन चुनौतियों के लिए तैयार किया, जहां एक ओर पूरा ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा था और दूसरी ओर मात्र एक झांसी का किला। मनु का ये बचपन कोई साधारण कहानी नहीं थी। ये उस आग की शुरुआत थी जिसने 1857 में पूरे भारत में दावानल बनकर फैलना था। सन 1842 का वर्ष था जब काशी की चुलबुली मनु का जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। 16 वर्ष की मणिकर्णिका का विवाह झांसी के अधिपति राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ तय हुआ। ये केवल 2 आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक गठबंधन था। जब मणिकर्णिका पालकी में बैठकर झांसी पहुंची तो वहां की जनता ने अपनी होने वाली रानी का स्वागत किसी देवी की तरह किया। उस दिन उस किले के प्राचीर पर खड़ा हर व्यक्ति ये देख सकता था कि ये लड़की केवल झांसी की रानी नहीं बल्कि आने वाले समय की नियति बनकर आई है। महल की दहलीज लांघते ही मनु का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। उस समय झांसी एक संपन्न और वैभवशाली राज्य था। राजा गंगाधर राव एक उदार और कला प्रेमी शासक थे, जो रानी लक्ष्मीबाई के साहस और उनकी शस्त्र विद्या से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने रानी को कभी भी महल के पर्दे में नहीं बांधा, बल्कि उन्हें झांसी की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में भी शामिल किया। लक्ष्मीबाई के लिए ये समय झांसी की संस्कृति, वहाँ की प्रजा और वहाँ के भूगोल को समझने का एक स्वर्ण अवसर था। रानी लक्ष्मीबाई
बाई ने अपने राजकाज के दौरान केवल महलों की विलासिता नहीं भोगी, बल्कि वे जनता के दुखों को अपना दुख मानती थीं। वो अक्सर वेश बदलकर नगर की गलियों में निकल जाती ताकि वे अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति देख सकें। लेकिन नियति की अपनी योजनाएं थीं। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में वो सुनहरा पल आया जब उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। झांसी का किला खुशी से गूंज उठा। राजा गंगाधर राव ने पुत्र प्राप्ति का उत्सव पूरे राज्य में मनाया, लेकिन ये खुशी अल्पायु थी। मात्र 4 महीने के भीतर उस नन्हे राजकुमार की मृत्यु हो गई। इस दुख ने महल की खुशियों को मातम में बदल दिया। रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये एक माँ के रूप में अपना पहला और सबसे बड़ा आघात था। एक माँ के तौर पर वो टूट चुकी थी, लेकिन एक रानी के तौर पर उन्होंने स्वयं को संभाला। राजा गंगाधर राव इस सदमे से कभी उबर नहीं पाए। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा। रानी ने अपना राजधर्म निभाते हुए अपने दुखों को अपने भीतर ही दबा लिया। इसी बीच दरबारियों और सलाहकारों ने राजा को दूसरा विवाह करने के लिए प्रेरित किया ताकि झांसी का वारिस मिल सके। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं इस निर्णय का समर्थन किया, क्योंकि झांसी के अस्तित्व के लिए ये अनिवार्य था। अंतिम दिनों में राजा गंगाधर राव बहुत कमजोर हो गए थे। रानी ने अपना सारा समय उनकी सेवा में समर्पित कर दिया था। जब राजा को अपनी मृत्यु का आभास हुआ तो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि झांसी का भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने एक बालक को गोद लेने का निर्णय लिया। आनंद राव, जिसे बाद में दामोदर राव के नाम से जाना गया, को राजा और रानी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ब्रिटिश एजेंटों की मौजूदगी में ये गोद लेने की प्रक्रिया पूरी हुई। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव ने इस नश्वर संसार से विदा ले ली। पूरा झांसी रो पड़ा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, जो तब केवल 25 वर्ष की थी, ने अपने आंसुओं को पोंछकर उस तलवार को थाम लिया जो अब उनके और उनके राज्य के बीच की एकमात्र ढाल थी। वे जानती थी कि राजा के जाते ही गिद्धू की तरह ब्रिटिश साम्राज्य झांसी पर अपनी नजरें गड़ाएगा। उनका मातृत्व का सुख छिन गया था। उनका जीवन साथी उनसे दूर हो गया था, लेकिन अब उनके कंधों पर उस राज्य का भार था जिसे अंग्रेजों की कुटिल नजरों से बचाना था। ये रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का सबसे अंधकारमय और निर्णायक मोड़ था, जहाँ से वे एक व्यक्तिगत दुख से निकलकर एक राष्ट्रीय संग्राम की प्रतीक बनने जा रही थीं। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी के महलों में सन्नाटा तो था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक भयंकर तूफान पल रहा था। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अपनी कुटिल नीति, हड़प नीति के साथ तैयार बैठा था। डलहौजी का तर्क था कि चूंकि दामोदर राव राजा का बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है, इसलिए झांसी का राज्य स्वतः ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर दिया जाएगा। जब ये संदेश रानी लक्ष्मीबाई तक पहुंचा, तो उन्होंने उस पत्र को अपनी तलवार की मूठ से दबा दिया। उनकी आंखों में वही छबीली वाली चपलता नहीं, बल्कि एक रानी का दृढ़ संकल्प था। उन्होंने अंग्रेजों के उस आदेश को अस्वीकार करते हुए कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये केवल एक वाक्य नहीं था, ये पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को दी गई चुनौती थी। रानी ने लंदन की अदालतों में भी अपना पक्ष रखा। उनके वकील जॉन लैंग ने ब्रिटिश कानून के अनुसार दलीलें पेश की, लेकिन बहरे कानों को सच सुनाना असंभव था। 1854 के आसपास अंग्रेजों ने झांसी के खजाने पर कब्जा कर लिया और रानी को एक पेंशन भोगी की तरह महल में रहने को मजबूर कर दिया। लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने महलों के भीतर ही गुप्त रूप से अपनी सेना तैयार करनी शुरू कर दी। उन्होंने महिलाओं की एक अलग टुकड़ी बनाई, जिसे दुर्गा दल कहा गया। इस दल में वो हर महिला शामिल थी जिसने अपनी आजादी के लिए लड़ने का जज्बा पाला था। लक्ष्मीबाई जानती थी कि अब समय तलवारों के साथ अपनी बुद्धि को भी धार देने का है। उन्होंने न केवल अपने सैनिकों को हथियारों का प्रशिक्षण दिया, बल्कि उन्हें छापामार युद्ध के लिए भी तैयार किया। वे स्वयं अपनी सेना के साथ अभ्यास करती थीं और उनकी तलवारबाजी की गति इतनी तीव्र होती थी कि किसी को भी उनके पास फटकने की हिम्मत नहीं होती थी। महिलाओं के उस दुर्गा दल ने झांसी की रक्षा के लिए वो साहस दिखाया जिसे देखकर अंग्रेज अधिकारी भी दंग रह जाते थे। उन्होंने झांसी की सड़कों पर अभ्यास किया ताकि वे किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। इसी बीच पूरे भारत में मंगल पांडे की चिंगारी से असंतोष की आग भड़क चुकी थी। मेरठ से लेकर कानपुर तक 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की लहरें उठने लगी थीं। रानी लक्ष्मीबाई ने इस समय का सही उपयोग किया। उन्होंने न केवल झांसी की सुरक्षा मजबूत की, बल्कि तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे क्रांतिकारी नेताओं के साथ गुप्त संदेशों का आदान प्रदान शुरू किया। झांसी की जनता रानी के प्रति इतनी समर्पित थी कि हर नागरिक एक सैनिक बन चुका था। अचानक 1858 के शुरुआती महीनों में सर ह्यू रोज की विशाल ब्रिटिश सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। ये युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं था, ये सम्मान के लिए था। झांसी के किले की मजबूत दीवारों पर जब तोपों के गोले गिरे तो रानी ने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने खुद तोपची का काम किया और कड़क बिजली नामक तोप से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। 7 दिनों तक झांसी का किला अभेद्य रहा, लेकिन विश्वासघात कहीं न कहीं से अपना रास्ता बना ही लेता है। महल के कुछ गद्दारों ने रात के अंधेरे
अंधेरे में किले का एक गुप्त द्वार खोल दिया। ब्रिटिश सेना झांसी की गलियों में घुस आई। ये एक भीषण नरसंहार था। रानी लक्ष्मीबाई समझ गईं कि अब किले की दीवारों के भीतर रहकर लड़ना मुमकिन नहीं है। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर कसकर बांधा, लगाम दांतों में ली और अपने घोड़े बादल पर सवार होकर किले की ऊंची प्राचीर से नीचे छलांग लगा दी। उस छलांग ने इतिहास रच दिया। एक ओर मौत और दूसरी ओर आजादी। रानी ने आजादी को चुना। वो जलती हुई आग के बीच से निकलकर कालपी की ओर बढ़ गईं, ताकि लड़ाई का अगला मोर्चा तैयार किया जा सके। झांसी हाथ से निकल गया था, लेकिन रानी का हौसला अभी भी अखंड था। कालपी और फिर ग्वालियर की ओर कूच करते हुए रानी लक्ष्मीबाई की गति किसी बिजली की चमक जैसी थी। उनके पीछे 15 घुड़सवारों का एक छोटा सा दल था, जो उनके साथ अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। ग्वालियर पहुंचकर रानी ने वहां के विद्रोही सैनिकों और स्थानीय लोगों में एक नई ऊर्जा फूंक दी। सिंधिया राजघराने के कुछ वफादारों की गद्दारी के बावजूद रानी ने अपनी रणनीति से ग्वालियर के किले पर अपना परचम लहरा दिया। तात्या टोपे और रानी का मिलन उस समय की सबसे बड़ी शक्ति थी, लेकिन अंग्रेज, जो रानी की वीरता से खौफ खा रहे थे, अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ ग्वालियर की ओर उमड़ पड़े। 18 जून 1858 की वो सुबह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में नहीं, बल्कि खून से लिखी गई। ग्वालियर के कोटा की सराय के पास फिर से भीषण युद्ध छिड़ा। अंग्रेज जनरल स्मिथ की सेना ने रानी को घेर लिया था। रानी ने सफेद मलमल की साड़ी पहनी थी, जिसमें उनका व्यक्तित्व किसी देवी के समान लग रहा था। उनके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में लगाम। युद्ध के बीच में उन्हें अपने सीने में एक हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी सांप ने डस लिया हो। ये एक अंग्रेज सैनिक की गोली थी, पर रानी ने तनिक भी परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी तलवार की गति और बढ़ा दी। तभी एक और वार हुआ। इस बार एक अंग्रेज सैनिक की संगीन उनके सीने के आर पार हो गई। रानी का खून मलमल की साड़ी पर फैलने लगा, लेकिन उनका माथा ऊंचा था। वे घोड़े से नीचे गिरी, लेकिन उनके सैनिकों ने उन्हें गिरने नहीं दिया। उन्हें तुरंत पास के एक मंदिर में ले जाया गया। पुजारी ने उनके सूखे होठों को गंगा जल से तर किया। रानी जानती थी कि अब समय आ गया है। उनके मुख से अंतिम शब्द निकले, दामोदर, मैं तुम्हें तुम्हारी देखरेख में छोड़ती हूँ। छावनी ले जाओ। अंग्रेजों को मेरा पार्थिव शरीर नहीं मिलना चाहिए। जैसे ही ये आदेश निकला, उनके वफादार अंगरक्षकों ने मंदिर के चारों ओर लकड़ियां इकट्ठी की। रानी का शरीर अभी भी जीवित था, लेकिन उनकी आत्मा ने स्वतंत्रता का मार्ग चुन लिया था। उन्होंने स्वयं अपनी आग बुझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने प्राणों की आहुति देकर अपना अंतिम धर्म निभाया। मंदिर के चारों ओर गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन रानी की चिता की लपटें आसमान छू रही थीं। जब अंग्रेज मंदिर के अंदर घुसे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला, न रानी का शरीर, न उनकी कैद। वहां केवल राख थी, जो उनके अदम्य साहस की गवाह बनी। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत ने भारत के हृदय में जो घाव किया, वो कभी नहीं भरा, लेकिन उनकी इस शहादत ने हजारों अन्य लक्ष्मीबाई पैदा कर दी। 58 वर्ष की आयु में जब उनका अंतिम पुत्र दामोदर राव 1860 में अंग्रेजों के सामने आया, तो उसने अपनी मां की उस आग को अपने भीतर जीवित रखा था। रानी की मृत्यु के बाद ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, लेकिन वे रानी के उस आत्मसम्मान को कभी नहीं छीन पाए। आज भी जब हम झांसी या ग्वालियर की मिट्टी को स्पर्श करते हैं, तो हमें उस वीरानी की खड़क की गूंज सुनाई देती है। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक स्त्री नहीं थी, वे एक विचार थीं, आजादी का विचार। उन्होंने दिखा दिया कि जब कोई महिला अपनी मर्यादा और राष्ट्र के लिए खड़ी होती है, तो उसके सामने बड़े बड़े साम्राज्य भी झुकने को मजबूर हो जाते हैं। उनकी कहानी किसी इतिहास की किताब का अंत नहीं है, बल्कि ये हर उस भारतीय के लिए एक प्रेरणा है जो अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता है। रानी अमर हो गईं, क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि शरीर मर सकता है, लेकिन उस आग को कोई नहीं बुझा सकता जिसका उद्देश्य ही आजादी हो। रानी का ये बलिदान केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि ये भारतीय इतिहास के उस गौरवशाली अध्याय की नींव थी, जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करती रहेंगी। उनके व्यक्तित्व का चुंबकीय प्रभाव इतना गहरा था कि उनके शत्रु भी उनकी प्रशंसा करने से स्वयं को रोक न पाए। जनरल ह्यू रोज ने अपने संस्मरणों में लिखा था, विद्रोहियों में रानी लक्ष्मीबाई एकमात्र ऐसी मर्द थी जिसने युद्ध के मैदान में अदम्य साहस का परिचय दिया। ये उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। रानी लक्ष्मीबाई की गाथा सिर्फ झांसी की गलियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो पूरे देश के हर घर के लिए स्वाभिमान का एक अमर मंत्र बन गई। उनकी तलवार की झंकार आज भी उन युवाओं के कान में गूंजती है जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर मन में आजादी का
जुनून हो तो मृत्यु का भय भी तुच्छ लगने लगता है। रानी ने अपनी अंतिम सांस तक ये सिद्ध किया कि एक स्त्री न केवल घर की शोभा होती है बल्कि वो राष्ट्र की रक्षक भी हो सकती है। उनकी राख से जन्मी वही चिंगारी आगे चलकर 1947 की आजादी का आधार बनी। उन्होंने मरकर भी हमें ये सिखाया, आजादी की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। आज जब हम इस गाथा को याद करते हैं तो हमारे भीतर भी वही रानी लक्ष्मीबाई की परछाई, वही तेज और वही राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत होता है। उनकी ये अमर कहानी इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि भारत माँ के हर कण में बस गई है। अगर ये कहानी तुम्हें अंदर तक छू गई तो एक लाइक करो, एक कमेंट में बस इतना लिखो, जय झांसी। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे वो लोग जिन्हें इतिहास ने भुला दिया उनकी कहानियां और भी हैं।